हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आपको पता ही है कि हम डेली द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, इवन कहीं भी ऐसे आर्टिकल जो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं उन्हें हम यहाँ पर एमसीक्यू फॉर्मेट में देखते हैं। पर पर्पज हमारा क्या है कि अगर आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वनडे हो, यूपीएससी हो या कोई भी बैंकिंग हो, सिविल सर्विसेज हो, तो आपके क्वेश्चंस इस तरह से रहें कि आप हर एक टॉपिक के हर एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट को समझ लो, उसे कवर कर लो। अगर वो स्टैटिक से जुड़ा हुआ है तो उससे जुड़े हुए स्टैटिक टॉपिक को भी एनालिसिस करो। तो यहाँ पर 360 डिग्री तैयारी कराने का यहाँ पे प्रयास रहता है, खासतौर पे करंट अफेयर और स्टैटिक को जोड़ते हुए। चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं। जो पहला टॉपिक है एल्यूमिनियम फास्फाइड के बारे में है। एल्यूमिनियम फास्फाइड के बारे में न्यूज क्या है अगर हम बात करें, या इससे पहले चलिए ये वाला टॉपिक वेटलैंड वाला ले लेते हैं, क्योंकि 2 फरवरी को वेटलैंड डे बनाया गया, तो इसको यहाँ पे चलिए सबसे पहले ले लेते हैं। तो वेटलैंड डे आपने सुना होगा, आर्द्र भूमि दिवस भी इसे कहा जाता है। उसको सेलिब्रेट किया गया, कब सेलिब्रेट किया गया? 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। अब वेटलैंड के बारे में थोड़ी बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए, नहीं होगी तो मैं आपको बता दूंगा। देखिए, अगर हम बात करें तो 1997 से 1997 से वेटलैंड डे मनाया जाता है, 1997 से। अब ये किसके द्वारा इनिशिएट किया गया? तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इसकी शुरुआत की गई और ऐसा कहा गया कि हम वेटलैंड को प्रोटेक्ट अगर कर रहे हैं रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत। अब रामसर कन्वेंशन क्या है? तो देखिए, वेटलैंड ऐसे बहुत सारे मार्सी एरिया होते हैं, अगर आप बात करें दलदल वाले एरिया जो नेचुरली हैं, वो कहीं ना कहीं फिल्टर का काम करते हैं हमारे इकोसिस्टम के लिए, उन्हें वेटलैंड कहते हैं। अब वेटलैंड में जो इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स होते हैं उन्हें रामसर कन्वेंशन में शामिल किया जाता है। रामसर कहाँ है? तो रामसर ईरान में एक शहर है, जहाँ पर 2 फरवरी 1971 को एक कन्वेंशन हुआ जिसे रामसर कन्वेंशन कहा गया। उस कन्वेंशन का पर्पज़ यहाँ पे क्या था कि हम एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय समझौता करेंगे जिसमें 2500 से ज़्यादा जो वेटलैंड है उनको क्या किया जाएगा? प्रोटेक्ट किया जाएगा, और उसकी पर्यावरण की सुरक्षा की जाएगी। अब इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ देश, इसमें सरकार भी हैं, इसके अलावा एनजीओज़ भी हैं, मीडिया ग्रुप हैं, यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, लोकल कम्युनिटी, सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। अब भारत में भी बहुत सारे वेटलैंड है। अब भारत में अगर हम बात करें रामसर वेटलैंड साइट कितनी है, तो 98 साइट्स को यहाँ पे भारत में रामसर साइट्स डिक्लेयर किया गया है। अब यहाँ पे यह भी प्रश्न बनता है कि ठीक है सर, रामसर साइट 98 साइट है, तो क्या कोई लेटेस्ट साइट है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए? जी हाँ, तो मैं आपके यहाँ पे आपको दिखाऊंगा एक लेटेस्ट साइट के बारे, एक नहीं बल्कि इस साल जो 5 से 6 इंपॉर्टेंट रामसर साइट डिक्लेयर की गई हैं उनको यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। अगर हम बात करें यहाँ पर इंपॉर्टेंट रामसर साइट कौन कौन सी यहाँ पे इस साल घोषित की गई हैं, तो उनमें पहली इंपॉर्टेंट साइट है, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा हटा देता हूँ, गिव मी अ सेकंड। हाँ, तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट साइट हैं, जैसे आपने खिचान साइट के बारे में सुना होगा, तो 3 साइट है खिचान साइट, जो कहाँ पे है अगर आप देखोगे, खिचान साइट यहाँ पे राजस्थान में है। इसके अलावा मेनार वेटलैंड साइट है, यह भी राजस्थान में है, और सिलसेड़। तो खिचान वेटलैंड साइट, मेनार और सिलसेड़, यहाँ पे राजस्थान में 3 वेटलैंड को यहाँ पे रामसर डिक्लेयर किया गया। वहीं उदयपुर लेक जो बिहार में है, ध्यान रखिएगा, उदयपुर लेक बिहार की, गोगाबिल लेक बिहार की और गोकुल रिजर्वायर बिहार की, 3 साइट बिहार की जिन्हें रामसर साइट डिक्लेयर किया गया। और एक इंपॉर्टेंट साइट है कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ का, जिसे रामसर साइट डिक्लेयर किया गया। अब ये सारी इनकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, किस राज्य में है। खिचान, मेनार और सिलसेड़ राजस्थान में है, उदयपुर, कोपरा और गोगाबिल, उदयपुर, गोगाबिल और ये गोकुल कहाँ पे है? बिहार में है। और कोपरा आपका कहाँ पे है? रामसर साइट कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। तो टोटल मिला के 7 साइट्स को रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है। अब अगर हम बात करें रामसर साइट में, ये तो हमने बेसिक यहाँ पे देख लिया। एक चीज़ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है रामसर साइट के संबंध में, कि अभी रामसर कन्वेंशन का जो एक समिट हुआ है, अगर हम बात करें 15 कॉन्फ्रेंस हुई है। COP कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई है? जिम्बाब्वे में हुई है। ठीक है। तो 15वीं जो कांग्रेस हुई है किसकी? रामसर साइट की, जिम्बाब्वे में हुई है। और इसको क्या किया गया है? भारत ने कब इसको अडॉप्ट किया था? 1982 में अडॉप्ट किया गया था। तो 15 जो कॉन्फ्रेंस साइट हुई, जिसका थीम क्या था? प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर अवर कॉमन फ्यूचर, हमारे साझा भविष्य के लिए क्या करना? वेटलैंड को प्रोटेक्ट करना। तो ये हमारा वेटलैंड का क्या कहते हैं यहाँ पे, अभी रिसेंट में समिट हुआ, कहाँ पे? जिम्बाब्वे में हुआ। 58 रामसर साइट है, हमने रिसेंट की रामसर साइट्स को भी देख लिया। अब इसका थीम 2026 का थीम क्या है, यहाँ पे यह भी जानना जरूरी है। वेटलैंड एंड ट्रेडिशन नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज।
तो वेटलैंड और ट्रेडिशनल नॉलेज जो हेरिटेज को सेलिब्रेट करता है, यहाँ पे इसका थीम है। यह भी यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सही या नहीं, आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। अब अगर हम बात करें स्टेटमेंट्स की, कौन कौन से स्टेटमेंट है, देखिए बेसिक तो आपने जान लिया। एक चीज़ और यहाँ पे बतानी रहेगी मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के बारे में। मान लीजिए कोई ऐसी रामसर साइट है जिसे ज़्यादा प्रोटेक्शन की आवश्यकता है या ह्यूमन इंटरफेरेंस के कारण खराब हो रही है, उनको मॉन्ट्रेक्स लिस्ट में डाल दिया जाता है, उन्हें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दिया जाता है। तो चिल्का झील को पहले डाला गया था, है ना, बाद में इसको हटा लिया गया और इसका प्रोटेक्शन अभी मतलब इस सही सिचुएशन में। अभी क्या कौन कौन सी है, केवला देव जो राजस्थान की साइट है, रामसर साइट, इसको मॉन्ट्रेक्स में डाला गया है। साथ ही केवुलाम जो तैरता नेशनल पार्क है, अगर हम बात करें केवुलाम जाओ, इसको भी मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, रामसर साइट, वेटलैंड कन्वेंशन, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर समझ ली। स्टेटमेंट देख लेते हैं। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन एवरी 2 फरवरी, मार्क ऑफ रामसर कन्वेंशन। 2 फरवरी को रामसर कन्वेंशन स्मृति में मनाया जाता है वेटलैंड डे। 58 रामसर साइट्स हैं, अब तो आपको पता ही चल गया होगा कि हाँ, इंक्लूडिंग पटना वर्ल्ड सेंचुरी, छारीदांड, तो इनको मिलाकर 58 रामसर साइट है। तीसरा थीम क्या था, वेटलैंड एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज, तो इसका थीम तो यह भी करेक्ट है। चौथा कि रामसर साइट कन्वेंशन फोकस ऑल एक्वाटिक इकोसिस्टम इंक्लूडिंग रिवर एंड ओशियन, मतलब रामसर साइट सभी जलीय तंत्र को शामिल करता है, नदी और महासागर पर केंद्रित है। नहीं, यहाँ पे यहाँ पे यही तो बात है, ये वाला जो स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। रामसर वेटलैंड जो सभी जलीय परिस्थितियों को, या अगर हम बात करें वाटर इकोसिस्टम को शामिल नहीं करता। अब देखिए एक चीज़ आपको फिर से मैं ध्यान दिला देता हूँ, जिम्बाब्वे में इसका कभी 15वां COP हुआ है। 15 COP कहाँ पे हुआ है, जिम्बाब्वे में हुआ है। तो ये जो फैक्ट्स थे करंट अफेयर्स के, आपको यहाँ पे जानने थे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अगर आप देखोगे सही आंसर हो जाएगा 1, 2 and 3 ओनली, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऊपर का जो टॉपिक था इसको रह गया था, इसको यहाँ पे देख लेते हैं। एल्यूमिनियम फॉस्फाइड के बारे में क्या न्यूज़ थी। तो देखिए जो टॉपिक बहुत बड़ा है, ब्रॉडर है, वेटलैंड अपने आप एक टॉपिक है, उसे हम स्टैटिक के भी डिस्कस करते हैं। जो करंट अफेयर है उससे हम ज़्यादा डीप में नहीं जाते, अगर मान के चलिए आवश्यकता नहीं है तो। अब अगर आप इस टॉपिक को देखें तो एल्यूमिनियम फॉस्फाइड को लेकर यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है। एल्यूमिनियम फॉस्फाइड जिसे कहाँ किस में यूज किया जाता है, एग्रीकल्चर में अगर फर्टिलाइजर के रूप में यूज किया जाता है, मतलब कि रसायन के रूप में इसका यूज किया जाता है। और ख़ासतौर पे जो रूरल एग्रीकल्चर वाले खासतौर पे जो स्टेट्स होते हैं वहाँ पे पंजाब में, हरियाणा में, इस जगह पे ज़्यादा यूज किया जाता है। अब इसकी दवा खोजी किसने, PGMIR ने इसकी दवा खोजी है। अब अगर हम बात करें एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, इसमें किस तरह की स्मेल होती है, लहसुन की तरह इसमें स्मेल होती है और एक कीटनाशक की तरह यूज होता है, लेकिन ये फॉस्फिन गैस भी छोड़ता है। फॉस्फिन गैस छोड़ता है जिससे क्या होता है, ह्यूमन के लिए वो नुकसानदायक होती है। अब इसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी, हाइपोक्सिया, माइटोकॉन्ड्रिया में इम्पैक्ट हो जाता है और बहुत सारी सिचुएशन इससे ख़राब हो जाती हैं। तो अभी इसकी दवा खोजी किसने, PGMRI ने। उन्होंने इंट्रावेनस लिपिड इमल्सन थेरेपी का उपयोग किया है, ठीक है। तो इतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, बस आप ये ध्यान रखना अगर आप 1D एग्जाम तैयारी करो तो किस फील्ड में उपयोग किया जाता है। और बाकी ये स्टेटमेंट्स हैं, इनको भी आप थोड़ा सा याद रखना। इट इज़ कॉमनली नोन एज सेल्फोस एंड यूज फॉर द फ्यूमिगेंट पेस्टिसाइड, फ्यूमिगेंट पेस्टिसाइड के रूप में इसका यूज किया जाता है, करेक्ट है। इट टॉक्सिक मेनली ड्यू टू द लिबरेशन ऑफ फॉस्फिन अपॉन कॉन्टैक्ट विथ मॉइस्चर, यह मुख्य रूप से नमी के संपर्क में आने पर फॉस्फिन गैस के उत्सर्जन के कारण होती है, करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर है, इट इज़ यूज्ड ओनली ए रॉ मटेरियल इन प्रोडक्शन ऑफ LED के उत्पादन में से कच्चे माल में उपयोग किया जाता है, यह भी करेक्ट है, ठीक है ना। तो इसकी यूजेस आप जान लीजिए। चौथा, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड पॉइजनिंग इज मोस्टली ऑब्जर्व इन इंडस्ट्रियल अर्बन एरिया, इसकी विषाक्तता ज़्यादातर औद्योगिक शहरों में होती है, ये इनकरेक्ट है। इसकी विषाक्तता एग्रीकल्चर वाले सेक्टर में होती है, जैसे मैंने आपको बताया, चाहे पंजाब के बारे में अगर आप बात करें या हरियाणा के बारे में बात करें या आप यूपी के बारे में बात करें, यहाँ पर इसका ज़्यादा समस्या देखी जाती है। तो 1, 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 2 क्वेश्चन हो गए, तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन किसके बारे में यहाँ पे अगर आप देखोगे, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे सक्षम 2026 के बारे में है। तो जो ऑयल इंडस्ट्रीज़ है उससे रिलेटेड न्यूज है। ऑयल इंडस्ट्री ने क्या किया है, हाल में सक्षम 2026 शुरू किया है। और यह जो इनिशिएटिव या अभियान है, नेशनल रिसोर्सेस है, राष्ट्रीय संसाधन, इनके कंजर्वेशन, एनर्जी एफिशिएंसी को लेकर जागरूकता दिलाएगा, ठीक है ना। मतलब क्या सक्षम का पूर्ण रूप क्या है, संरक्षण क्षमता महोत्सव, ठीक है ना। संरक्षण क्षमता महोत्सव एक तरह का एनुअल, एक तरह का अवेयरनेस से रिलेटेड है, जागरूकता संबंधित अभियान है, ठीक है, जागरूकता संबंधी अभियान है। आपको पता ही है कि फ्यूल का कंजर्वेशन भारत में नहीं होता, लगातार अगर आप देखो डीजल पेट्रोल का कंजप्शन बढ़ता ही जा रहा है, कोयले कंजप्शन बढ़ता ही जा रहा है, तो इससे CO2 इमिशन बहुत ज़्यादा होता है। इन सबको ध्यान में रखते हुए लोग कम से कम यूज करें और व्हीकल का यूज करें, साथ ही साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें, इसको ध्यान में रखते हुए ये इनिशिएटिव को शुरू किया गया है, ठीक है। 2 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक ये चलेगा, कब से, 2 Feb to 16 Feb तक ये चलेगा, ठीक है ना।
ठीक है। थीम इसका क्या है, कंजर्व ऑयल एंड गैस एंड गो ग्रीन। क्या है, कंजर्व ऑयल एंड गैस गो ग्रीन। तो तीसरा ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। अब स्टेटमेंट पहला देखिए कि इट इज अवेयरनेस कैंपेन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस का अवेयरनेस कैंपेन है, करेक्ट है। इसकी अवधि 2 फरवरी 16 फरवरी, यह भी करेक्ट है। इसका थीम भी यह है कंजर्वेशन ऑफ ऑयल गैस एंड गो ग्रीन्स, यह भी थीम है। चौथा, सक्षम केवल इंडस्ट्रियल एरिया पर फोकस करता है। यह बात यहाँ पे इनकरेक्ट है, क्योंकि अगर हम बात करें इसका हर एक स्तर पर फोकस है। लोकल लेवल पर अगर आप देखें या लोकल जो अथॉरिटीज़ होती हैं, एजुकेशन लेवल पर देखें, तो हर जगह इसका इनिशिएटिव यहाँ पे ये काम करेगा। तो 1 2 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। अगला जो टॉपिक इसके बारे में है, मोल्ट बुक के बारे में है। मोल्ट बुक के बारे में क्या टॉपिक है कि जनवरी 2026 में अगर आप देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मोल्ट बुक। चलिए, जनवरी 2026 में मैट शिल्ट ने मोल्ट बुक नामक एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। तो ये क्या प्लेटफॉर्म है? अब ये पहला ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है मोल्ट बुक, जो क्या करेगा, एआई एजेंट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस प्लेटफॉर्म में जो एआई एजेंट्स हैं, ह्यूमन पार्टिसिपेशन के बिना आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। मतलब समझ रहे हैं आपकी एआई जो एजेंट्स होंगे, बहुत सारे एआई आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे, किसके बिना, ह्यूमन इंटरफेरेंस के बिना। ठीक है। अब मोल्ट भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ही, ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया। तो अब ये पूछा जा सकता है एआई एजेंट्स क्या होते हैं। तो एआई एजेंट्स सॉफ्टवेयर यूनिट्स होते हैं जिन्हें कोई काम सौंपा जाता है, जो इन्वायरमेंट को एनालिसिस करते हैं, कोई काम करते हैं। तो इस तरह का ये प्लेटफॉर्म यहाँ पे डेवलप किया, मशीन टू मशीन इंटरेक्शन देगा। ये काफ़ी खतरनाक ही है, कहें एक तरह से। तो मशीन टू मशीन ये इंटरेक्शन देगा मोल्ट बुक। ठीक है। तो चलिए स्टेटमेंट देख लेते हैं। अभी नाम ही काफ़ी है, नाम अगर आ गया तो आप बस थोड़ा सा याद रखिएगा किस तरह कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ये भी याद रखिएगा। इट इज़ द फर्स्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डिजाइन बाय एक्सक्लूसिव एआई एजेंट। एआई एजेंट के लिए इसे फर्स्ट लॉन्च किया गया है। दूसरा, मोल्ट बुक अलाउ एआई एजेंट एंड ऑटोनोमसली इंटरेक्ट विद डायरेक्ट ह्यूमन। मोल्ट बुक पर एआई एजेंट बिना सीधे मानव इनपुट के स्वतः इंटरेक्ट कर सकते हैं, ये भी करेक्ट है। तीसरा, इट वॉज लॉन्च बाय द इंडिया गवर्नमेंट जनवरी 2026। जनवरी 2026 में भारतीय सरकार ने इसे लॉन्च किया है। ठीक है। अब ये स्टेटमेंट देखिए इनकरेक्ट है। भारत सरकार क्यों लॉन्च करेगी, जाहिर सी बात है। तो भारत सरकार ने इसको लॉन्च नहीं किया है। ठीक है। अब इसे किसने लॉन्च किया, तो मैंने आपको बताया कि मैट शिल्ट बुक एंड ने मैट शिल्ट्स ने इसे लॉन्च किया है। इसका मैं नाम लिख देता हूँ जिसने लॉन्च किया है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए किसी गवर्नमेंट ने नहीं लॉन्च किया, तो प्राइवेट एक तरह का है। मोल्ट बुक पर एजेंट्स आपस में बोट्स के साथ इंटरेक्ट करने के आधार पर अपडेट्स कर सकते हैं। तो बोट्स कैन कनेक्ट, तो इसमें ये बोट्स कनेक्ट कर सकते हैं। ये 1 2 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देविनेव मोरी अवशेष के बारे में है। देविनेव मोरी जो रेलिक्स हैं उसके बारे में है। आइए देख लेते हैं क्या स्टेटमेंट्स है। अभी क्या हुआ कि भारत श्रीलंका में देवनेव मोरी जो बुद्ध स्थल है, तो यहाँ पे आप समझ लीजिए बौद्ध स्थल है एक, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उनके अवशेषों का प्रदर्शन किया भारत श्रीलंका में। देवनेव मोरी जो स्थल, उनका प्रदर्शन किया। एक तरह कम्युनिकेशन, कल्चरल डिप्लोमेसी का एक ये पार्ट है। अब ये देवनेव मोरी जो रेलिक्स हैं, ये कहाँ पे हैं, गुजरात में है। गुजरात में है, ठीक है ना। गुजरात में शामलाजी के पास है ये रेलिक्स। ठीक है। और इसको सबसे पहले 1957 में SN चौधरी ने खोजा था। ठीक। तो ये किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें किस टाइप का राइटिंग है, तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट इसमें लिखी गई है और संस्कृत में लिखे गए हैं। ठीक है, संस्कृत और ब्राह्मी लिपि में ये लिखे गए हैं। ये भी इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। ठीक है। और यह तांबे के बॉक्स में बेसिकली है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए किस धर्म से संबंधित है, किस स्क्रिप्ट से संबंधित है। ये बेसिक फैक्ट आपको इसके बारे में, करंट अफेयर के बारे में पता होनी चाहिए। कहाँ पे है, तो गुजरात में है ना। और किससे संबंधित, बौद्ध धर्म संबंधित, ब्राह्मी लिपि और संस्कृत भाषा में भी ये लिखे गए हैं। चलिए स्टेटमेंट देख लेते हैं कि द देवनेमोरी आर्कियोलॉजी साइट्स लोकेटेड इन गुजरात। ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाए, गुजरात में लोकेटेड है। रेलिक्स कास्टेड कंटेन इंस्क्रिप्शन ऑफ ब्राह्मी संस्कृत, ब्राह्मी लिपि और संस्कृत में लिखे गए हैं ये शिलालेख। इनकी खोज 1957 में किसने की थी, मैंने आपको बताया। तो SN चौधरी ने इनकी खोज की थी। किसने की थी, SN चौधरी ने इनकी खोज की थी। ये भी यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट है। चौथा, इट कंटेन ओनली गोल्ड कोटेड। तो गोल्ड कोटेड नहीं, अगर आप देखो तांबे के बॉक्स में है, तो ये 1 2 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चौथा ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। चलिए, निपाह वायरस को लेके यहाँ पे न्यूज़ में था। निपाह वायरस बहुत ज़्यादा चर्चा में, क्योंकि कई जगह इसकी प्रकोप देखने को मिला है, खासतौर पे पश्चिम बंगाल वाले रीजन में। तो पश्चिम बंगाल में तेज़ी से बढ़ा है, 40 से 75% इसमें डेथ रेशियो है। मतलब क्या,
40% से लेकर 75% तक लोग इसमें मौत हो सकती है। अब अगर आप देखो पश्चिम बंगाल में निपाह का जो प्रकोप है, इससे पूरे एशिया रीजन में समस्या देखने को मिल रही है। अब आखिर निपाह किस तरह का वायरस है, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, अभी चर्चा में है, हो सकता है यूपीएससी या कोई भी एग्जाम पूछ दे। तो एक तरह का जूनोटिक वायरस है। अब जूनोटिक का मतलब क्या होता है ना, जो एनिमल से मनुष्य में, मतलब एनिमल टू ह्यूमन कैरी हो जाता है, एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसफ़र हो जाता है, ये एक तरह का, इस तरह का जूनोटिक वायरस है। अब अगर आप देखोगे तो ये किसी भी तरह के भोजन के माध्यम से या ह्यूमन से के संपर्क के माध्यम से शुरुआत में ये फैलता है। अब इसमें अगर आप देखोगे बुखार, सिर दर्द, ये सब समस्या होने ही लगती है, और इसका भी कोई ऐसा वैक्सीन वगैरह डेवलप भी नहीं हो पाया है। तो फिलहाल निपाह वायरस के लिए कोई वैक्सीन भी नहीं है। खासतौर पे इसमें इंटेंसिव सपोर्ट केयर दिया जाता है, लेकिन कोई खास इसमें नहीं है। अब अगर आप देखोगे तो शुगर वगैरह की वजह से, अगर आप देखो सबसे पहले इसने ये ह्यूमन को इंटैक्ट करता है सुअरों की वजह से। अब अगर आप देखोगे स्टेटमेंट्स यहाँ पे निपाह वायरस के बारे में, निपाह वायरस इज जूनोटिक वायरस विथ फ्रूट्स बैट्स इज प्राइमरली रिजर्वायर, चमगादड़ की वजह से यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये भी बात यहाँ पे करेक्ट है कि यहाँ पे चमगादड़ के माध्यम से फैले। यहाँ पे सुअर वाला ये है कि अगर हम बात करें कि मानव और पशु में जो फैलता है तो इससे किसानों को भी नुकसान होता है, जानवरों में जब फैलता है तो फसल इत्यादि सभी को नुकसान होता है। तो कलेक्टिवली अगर आप देखोगे तो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट कौन कौन से, एक तो जूनोटिक वायरस कहाँ पे फैला है, किस तरह का वायरस है, क्या जूनोटिक है कि नहीं है ना, और क्या इसमें डेथ के चांसेस है, वैक्सीन बनी है कि नहीं बनी, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप देखो जूनोटिक वायरस, ये तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है। दूसरा, द इंक्यूबेशन पीरियड रेंज फ्रॉम 4 to 14 डेज, इसके लक्षणों का इंक्यूबेशन पीरियड 4 से 14 दिन का होता है, यह भी यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है, 4 से 14 दिन में इसके लक्षण दिखने लगते हैं। फिर तीसरा स्टेटमेंट है, देयर इज स्पेसिफिक वैक्सीन अवेलेबल फॉर निपाह वायरस, निपाह वायरस के लिए वैक्सीन अवेलेबल है, मैंने आपको बताया कि नहीं, कोई वैक्सीन अभी नहीं बनी है, तो तीसरा एलिमिनेट हो जाएगा। चौथा करेक्ट है, फर्टिलिटी रेट इसमें 40 से 75% है, मृत्यु की दर यहाँ पे 40 से 75% है। तो 1, 2 और 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 1, 2, 4, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, फ्यूगो वॉल्केनो के बारे में है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फ्यूगो वॉल्केनो। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि बाकी फ्यूगो वॉल्केनो की लोकेशन कहाँ है। तो फ्यूगो वॉल्केनो की लोकेशन, अगर आपने ये साउथ अमेरिका देख रखा हो या नॉर्थ अमेरिका अगर आपने देख रखा हो, तो इनके बीच में कंट्रीज है। यहाँ पे आपको एक कंट्री देखने को मिलेगा, उसे क्या कहा जाता है, ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला, एक सेकंड, ये क्यों बाहर आ गया, चलिए देखते हैं। तो जो ग्वाटेमाला कंट्री है उसमें अगर हम बात करें तो सेंट्रल अमेरिका का पार्ट है, और इसमें एक्टिव वॉल्केनो माना जाता है। किस तरह का वॉल्केनो है, एक्टिव वॉल्केनो है, सक्रिय वॉल्केनो है, ठीक। तो अभी क्या हुआ है, एक विस्फोट यहाँ पे गतिविधि देखने को मिले सेंट्रल अमेरिका में, तो इस वजह से चर्चा में आ गया। तो लोकेशन आपको पता है सेंट्रल अमेरिका। वॉल्केनो के बारे में आपको पता ही है कि वॉल्केनो किस टाइप का वॉल्केनो होता है, और ये किस टाइप का वॉल्केनो, स्ट्रेटो वॉल्केनो है। स्ट्रेटो वॉल्केनो है, मतलब क्या है, ये ऊंचा भी है, ढालवान है, शंक्वाकार, मतलब इस टाइप में कुछ शेप में आपको ये देखने को मिलेगा। और ये सबडक्शन जोन्स के ऊपर है। यहाँ पे सबडक्शन जोन मतलब एक प्लेट जब नीचे जा रही होती है एक के ऊपर, तो यहाँ पे सबडक्ट जो जोन होता है, इस रीजन में आपको ये वॉल्केनो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एक तो ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए स्टेटमेंट यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से। भारत में कौन से ज्वालामुखी दो हैं, पहला है नारकोंडम ज्वालामुखी, भारत में जो अंडमान निकोबार में है। दूसरा है बैरन ज्वालामुखी, वो भी अंडमान निकोबार में है। अब इनमें से एक्टिव वॉल्केनो का कौन सा है, आप मुझे बताएंगे, नारकोंडम या बैरन। यूपीएससी ने ऑलरेडी PYQ में पूछ चुका है, ठीक है। चलिए स्टेटमेंट देख लेते हैं। फ्यूगो वॉल्केनो इज बेसाल्ट स्ट्रेटो वॉल्केनो, ग्वाटेमाला में स्थित है, बेसाल्टिक स्ट्रेटो वॉल्केनो है, करेक्ट है। इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द एक्तानांगो अगुआ वॉल्केनो, अकेतानांगो अगुआ वॉल्केनो के बीच में स्थित है, यह भी करेक्ट है। स्ट्रेटो वॉल्केनो विस्कस लावा के कारण विस्फोटक गतिविधि के लिए प्रसिद्ध है, मतलब क्या, इसका लावा विस्कस होता है, चिपचिपा होता है। अब इस वजह से अगर आप देखोगे कि गैस का दबाव बहुत हाई लेवल में हो जाता है, और जो एक्टिविटी होती है ना विस्फोट की, और ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो ये तीसरा ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चौथा जो ऑप्शन है, फ्यूगो वॉल्केनो इज पार्ट ऑफ रिंग ऑफ फायर अटलांटिक ओशन, रिंग ऑफ फायर का हिस्सा अटलांटिक ओशन का पार्ट है। यह चौथा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट नहीं, चौथा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। अब रिंग ऑफ फायर का पार्ट क्यों नहीं है, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपने वर्ल्ड मैप देख रखा होगा, मैं यहाँ पे एक सेकंड के लिए बना देता हूँ। और वर्ल्ड मैप में अगर आप सोचो कि ये वाला अमेरिका महाद्वीप है ना, और ये वाला अगर आप देखें साउथ अमेरिका महाद्वीप है, ठीक है। ये वाला एशिया का रीजन है, यूरोप वगैरह, ठीक है। फिर ये इंडिया है यहाँ पर, और इस तरह का वेस्ट। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन देखने को मिलेगा, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह है।
तो जो कौन सी रिंग ऑफ फायर बेल्ट, इस बेल्ट को रिंग ऑफ फायर बेल्ट कहा जाता है। इसमें क्या, जो पैसिफिक प्लेट है वो इंटरेक्शन करती है किससे, इधर अमेरिकन प्लेट से करती है, इस साइड पे अमेरिकन प्लेट से करती है, यहाँ पे एशियन यूरेशियन प्लेट से करती है, और यहाँ पे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से भी करती है। तो यहाँ पर के इस रीजन में सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। तो चूंकि जो ग्वाटेमाला रीजन है ये यहाँ पे आपको पड़ता है, इसलिए ये इसका पार्ट नहीं आएगा। दूसरा अटलांटिक ओशन तो इधर है ना, रिंग ऑफ फायर आपको पैसिफिक ओशन में देखने को मिलेगी। तो इस वजह से जो ये स्टेटमेंट है चौथा इनकरेक्ट हो जाएगा, 1 2 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक किसके संबंध में है, नेफाइटल आईडी ऐप के बारे में है। ठीक है, नेफाइटल, केरल के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने नियोफाइट आईडी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया, केरल के सीएम ने। ठीक है ना। अब ये ऐप कैसा है कि जो लोकल लेवल पर बहुत ज़्यादा घातक या खतरनाक प्लांट्स होते हैं, है ना, तो उनकी जो स्पेसीज है उनकी पहचान करेगा, और सिविलियंस को, या अगर बात करें साइंटिफिक जो साइंटिस्ट होते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये एआई बेस्ड एक तरह का ऐप है जिसे किसने डेवलप किया, मालाबार बोटेनिकल गार्डन इंस्टीट्यूट प्लांट साइंस ने डेवलप किया है। तो ये किसके संबंध में है, नियोफाइट है, बस आप इतना याद रखिएगा। ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पर कि इसमें ऑप्शन क्या क्या बन रहे हैं, ऑप्शन यहाँ पे कि इट इज़ एआई पावर ऐप आइडेंटिफाई इन्वेसिव प्लांट। इन्वेसिव प्लांट कौन से होते हैं, अगर हम बात करें ऐसे प्लांट्स जो हमारी या तो एग्रीकल्चर लैंड को नुकसान पहुंचाते हैं, या उसके साथ जो हमारे फूड क्रॉप वगैरह उनको नुकसान पहुंचाते हैं, वो किस तरह के प्लांट होते हैं, वो इन्वेसिव स्पीसीज होते हैं। अब ये ज़्यादातर अगर हम बात करें जो फॉरेन से हम कोई बीज वगैरह मंगवाते हैं उसके दौरान ये आ जाते हैं भारत में। अब इसके बारे में यहाँ पे एक ही टूल लॉन्च किया गया है। इट वॉज डेवलप बाय द मालाबार बोटेनिकल गार्डन इंस्टीट्यूट प्लांट साइंस। यह मालाबार बोटेनिकल गार्डन से डेवलप किया गया, करेक्ट है। द ऐप यूज फॉर योलो V11 मशीन लर्निंग मॉडल फॉर इमेज रिकॉग्निशन। ये ऐप इमेज पहचान के लिए योलो V11 मशीन को उपयोग करता है, और यह केवल इंग्लिश में उपलब्ध है। अब देखिए एक बात बताइए, केरल के सीएम है ना, तो इंग्लिश तो सब लोकल लेवल नहीं जानते होंगे, तो ये मलयालम में तो एटलीस्ट हो गई। ठीक है, तो मलयालम और इंग्लिश में दोनों में है ये ऐप। चौथा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, 1 2 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर लास्ट क्वेश्चन है पेनाइयर रिवर के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच जो वाटर डिस्प्यूट है, उसके संबंध में ट्रिब्यूनल बनाने का आदेश यहाँ पे दिया है कि भाई वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बनाओ। ठीक है। अब यहाँ पे ये तो तमिलनाडु ने बोल दिया है, लेकिन अगर हम बात करें और चीज़ इसके बारे में कि एक तो रिवर के बारे में भी जानना इम्पोर्टेंट हो जाता है, साथ ही जो वाटर रिलेटेड डिस्प्यूट्स होते हैं उनके बारे में भी जानना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अगर हम जल विवाद होता क्या, तो आपको पता है कि एक नदी कई बार 1 से 2 राज्यों में बहती है। जैसे अगर हम बात करें, ये हम मान के चलो केरला है, ये तमिलनाडु है, तो कोई रिवर है जो केरला में भी जा रही है, तमिलनाडु में भी जा रही है, तो उनके जल बंटवारे को लेकर विवाद हो जाता है। तो संविधान में अनुच्छेद 262 बात करता है इंटर वाटर डिस्प्यूट के बारे में, अंतर्राज्यीय जल विवाद के बारे में, और इसको लेके 1956 में एक एक्ट बनाया गया था, इंटर स्टेट वाटर रिवर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल एक्ट, जिसमें काम ये किया गया था कि इस केंद्र सरकार क्या करेगी, जब 2 राज्यों के बीच में जल विवाद होगा उसमें ट्रिब्यूनल बना देगी, ट्रिब्यूनल को पावर दे देगी। तो इस तरह से बहुत सारी नदियाँ हो, चाहे कावेरी का डिस्प्यूट हो कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी में, फिर चाहे कृष्णा का डिस्प्यूट हो, रावी व्यास का डिस्प्यूट हो, महादाई का हो, या चाहे हाल में पेनाइयर का हो, इनके संबंध में क्या ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं। ठीक है। अब अगर हम बात करें ट्रिब्यूनल का डिसीजन क्या होता है, अंतिम होता है और बाइंडिंग होता है। तो यहाँ पे जो ट्रिब्यूनल का डिसीजन हो उसके खिलाफ अगर आप सोचो ना कि बहुत ज़्यादा कहीं अपील करो ये सब होगा, तो उसमें लिमिटेड रोल होता है, सुप्रीम कोर्ट का भी लिमिटेड ही रोल होता है। ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट अगर आप बात करें कि इट इज़ ओरिजिनल नंदी हिल्स, इट ओरिजिनेट इन नंदी हिल्स कर्नाटका ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो ये जो नदी है पेनाइयर नदी, ये कहाँ पे बहती है, ये निकलती है दक्षिण कहाँ से निकलती है, कर्नाटक के 80 किलोमीटर में फ्लो करती है, और बंगाल की खाड़ी में कुदालोर में जाके गिरती है। टोटल इसकी जो डिस्टेंस है 497 किलोमीटर, तो बहुत छोटी नदी नहीं है। इसकी बहुत सारे ट्रिब्यूटरी, जैसे चिनार रिवर है, इसकी ट्रिब्यूटरी है, चिनार है, मारकंडा है, वनियार है, पंबन रिवर है। तो ये सब इसकी ट्रिब्यूटरी हैं किसकी, पेनाइयर रिवर की। ठीक है। अब पूर्वी घाट का ही पार्ट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब
यहाँ पे स्टेटमेंट यहाँ पे आपने देख लिया, नंदी हिल से ओरिजिन होता है, ये तो हमने यहाँ पर देख ही लिया। दूसरा कि यह साउथ पेनार और थेन पेनाई के नाम से भी जाना जाता है, ये भी करेक्ट है। इट ऑल्सो नोन एज साउथ पेनार थेन पेनाई। तीसरा स्टेटमेंट है मेजर ट्रिब्यूटरीज इंक्लूड चिनार, मारकंडी, वनियार, पंबन। इसकी प्रमुख सहायक नदी है चिनार, मारकंडा, वनियार और पंबन, ये भी बात यहाँ पे करेक्ट है। चौथा, इट इज इंटायरली कन्फाइंड द तमिलनाडु एंड डज नॉट फ्लो थ्रू कर्नाटका। ये पूरी तरह से तमिलनाडु तक लिमिटेड है, कर्नाटका में नहीं गुजरती है। तो चौथा स्टेटमेंट यहाँ पर अगर देखेंगे कौन सा इनकरेक्ट है, तो चौथा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। ठीक है, क्यों इनकरेक्ट है? जो चौथा स्टेटमेंट है यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौथा स्टेटमेंट इसलिए कर्नाटक तमिलनाडु दोनों राज्य में बहती है। मैंने शायद यहाँ पे केरला कहीं पे बोल दिया था, तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच का मामला है ये। ठीक है ना, तो 1 2 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीडीएफ कैसे प्राप्त करेंगे? तो पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में हमारी लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की। अदरवाइज आप इंडिया द फेस बाय दिवस सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।